लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की पहले बेसिक डेफिनेशन यही है। अगर हम मैथ्स को थोड़ा साइड में हटाएं कि ये कोई भी वेरिएबल होगा, इसको कैपिटल एक्स कह दो, कैपिटल ए कह दो, सही है। प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास होता है और इसकी कोई भी वैल्यू असाइन हो सकती है, 0 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन रैंडम वैल्यू है। हमें अभी इससे मैटर नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। अक्सर जो हमारे सवाल आएंगे उसके अंदर हमें इसकी वैल्यूज़ दी हुई होती है, हम उसकी बस बेसिस के ऊपर काम करना होता है। रैंडम वेरिएबल को इस मतलब समझ लो कि इसकी वैल्यू चेंज होगी और इसकी जो वैल्यू चेंज होगी उससे जो हमारा फंक्शन होगा जिससे प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे होंगे उसकी सिर्फ अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी और फिर हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर डालेंगे। बस रैंडम वेरिएबल की का हेडिंग याद रख लो और ये याद रखो कि इसको हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, सही है। रैंडम वेरिएबल को बेसिकली हम रैंडम प्रोसेसेस जो हो रही होती हैं, आउटपुट या फिर आउटकम्स जो आ रहे होते हैं एक ही किसी इवेंट से, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि अ रैंडम वेरिएबल इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट असाइंस अ रियल नंबर टू ईच पॉसिबल आउटकम इन द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये तकरीबन इस तरीके से कि कैलकुलस के अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स करके एक फंक्शन आता था और फिर इसके अंदर यहाँ पे कुछ लिखा था, 3 इक्वेशंस होती थी और यहाँ पे हमारे पास x की कंडीशन दी हुई थी। तो यहाँ पे जो x था, अब हमें सवाल में दिया हुआ होता था कि फाइंड f ऑफ 1, इस तरीके से। तो ये जो x की वैल्यू हमें 1 दी हुई है कि असल में रैंडम वेरिएबल है जिसे वैल्यू 1 असाइन की हुई है, उसके हिसाब से फिर हम इक्वेशन यूज़ करते थे और उससे आंसर निकालते थे। अब लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम काम करेंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात थोड़ा एडवांस्ड है तो उसके अंदर हमारा काम भी चेंज होता रहेगा। अब बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बॉर्डर लाइन बेसिक एग्जांपल है। ये कहो कि तुम्हारे पास 2 कॉइन थे, तुमने उनको फ्लिप किया एक ही वक्त के अंदर। अब तुम्हारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्हें हमने सैम्पल स्पेस के अंदर लिख दिया। सैम्पल स्पेस के अंदर 4 पॉसिबिलिटी आ गई, 2 हेड, हेड टेल, टेल हेड और दोनों टेल्स आ गए। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि तुम्हारे आउटकम के अंदर सिर्फ एक हेड आया था, 2 हेड आए थे या हेड आए ही नहीं थे, ये तुमसे 3 अलग सवाल पूछ लिए। अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास एक हेड था तो हम x की वैल्यू अगर कहें 1, दूसरे वाले के अंदर क्या है 2 और तीसरे वाले के अंदर उसी x की वैल्यू 0। अगर तुम ये मान लो कि ये p ऑफ x हम लोग एक प्रोबेबिलिटी अज्यूम कर लेते हैं जिसके अंदर ऊपर हमारा डिजायर्ड आएगा, नीचे सैम्पल स्पेस होगा। सैम्पल स्पेस हमारा 4 है। अब हमने किसी तरीके का फंक्शन बना लिया, हम इसको यहाँ पे x कह देते हैं, x मिल के n कहेंगे, n कह देते हैं। ये हम सैम्पल स्पेस से काउंट करके आएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे p 0, पहले हमने कहा कि ऐसी कंडीशन देखो इधर हेड तुम्हारे पास नहीं आया था, हमने शुरू की 3 देखी, तीनों के अंदर हेड आया था, चौथी वाले के अंदर सिर्फ टेल्स आया था। तो मेरे पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी निकली जिसके अंदर हेड नहीं था, हमने उसे डिवाइड किया, इससे हमारा 0.25 ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि हमारे पास 0 हेड है। अब हमने x की वैल्यू 1 असाइन कर दी तो हमने p ऑफ 1 को फाइंड करने की कोशिश की। इधर हमें कि देखना है कि एटलीस्ट 1 हेड आया हो। तो इसके अंदर पहले देखा, पहले वाले के अंदर 2 हेड है तो कम से कम एक है, इसे एक काउंट किया। दूसरे वाले के अंदर भी एक हेड है, तीसरे वाले के अंदर भी एक हेड है, तो 3/4 हमारे पास आ गया जो बेसिकली होता है 0.75। ये हमारे पास पॉसिबल प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके बाद हमने x की वैल्यू असाइन कर दी कि 2, सही है। हमें पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है जिनके अंदर 2 हेड आए हों, हमें सर दिख रहा है कि एक ही है, तो हमने फिर से 1/4 का लगाया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और इससे 0.25। ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक वर्किंग कि किस तरीके से x की वैल्यू जब चेंज होगी उससे हमारा जो डेटा हम देख रहे हैं वो चेंज होगा। और यहाँ पे अगर सवाल के अंदर थोड़ी सी गलती लगे तो वर्डिंग के अंदर मैं शायद एटलीस्ट लिखना भूल गया हूँ। एटलीस्ट का वर्ड इनसे पहले आएगा ताकि आसानी हो थोड़ा समझने के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग इसकी टाइप्स पे पढ़ते हैं। इसकी जो टाइप्स होती हैं रैंडम वेरिएबल की, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर अब ये होता है कि तुम्हारे पास, जैसे मैंने अभी जो करा है वो डिस्क्रीट है, इसके अंदर गैप्स आते हैं। तुम्हारे पास 1 है और फिर 2 है। अब 1 और 2 के बीच के अंदर पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ आती हैं, जैसे 1.2 से 9 कुछ भी वैल्यू आ सकती है, या फिर ये पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट्स जा सकते हैं। हमें ये नहीं है, हमें अभी सिर्फ उन लोगों ने 2 दी हैं 1 और 2, हमें इतना पता है कि ये गैप एग्जिस्ट कर रहा है।
तो इसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। डिस्क्रीट अब ये होता है कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर x दिया हो, ये वेरिएबल जो है, तो हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट उठा के जो हमारा फंक्शन ऑफ x होता है उसके अंदर पुट कर देते हैं। सही है, ये बात हो गई। अब कंटिन्यूस के अंदर ये होता है, याद रखना, कंटिन्यूस जब भी आएगा हम लोग इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। कंटिन्यूस के अंदर गैप नहीं आ रहा होता। इसके अंदर अगर सवाल हमारा फ्रेम हो तो जैसे कैलकुलस का सवाल होता था कि अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो लेकिन 2 से कम हो, इक्वल टू, सही है, फिर यहाँ पे 2 हो, फिर 2 से ग्रेटर हो लेकिन 3 से कम हो। इधर देखो, पहली वाली के अगर एग्जैक्टली 2 हमें x की वैल्यू दी जाए तो हम पहली इक्वेशन यूज़ करेंगे, और एग्जैक्टली 2 दी जाए, सॉरी 2 से अगर ग्रेटर है तो हमारी ये सेकंड वाली यूज़ होगी। इन दोनों के बीच में गैप नहीं था, गैप जो था वो हमने काउंटर कर लिया। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन लेनी होती है। जो भी हमारी यहाँ पे इक्वेशन होती है इसको हम लिखते हैं इक्वेशन, लोअर वैल्यू ये वाली लोअर होती है, इसे यहाँ नीचे लिखते हैं, अपर वाली को ऊपर, और इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं डी ऑफ ई। इसका फिर आंसर आता है, अपर और लोअर को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर से माइनस को लोअर को माइनस कराते हैं, और फिर हमारे पास एक आंसर आता है। वो हमारा आंसर होता है कि इस तरीक़े से आता है, क्योंकि हमारी इस नोटेशन के अंदर होता है तो हमारा सवाल भी इस तरीके का ही आता है, इस तरीके से। फिर उसका हम सोल्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन का, सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशंस, बेसिक अर्थमेटिक, और हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आती है जो इस का आंसर होता है। अब ये बनाना होता है। अच्छा, डिस्क्रीट के अंदर ये भी होता है कि हमें इक्वेशंस खुद से बनानी पड़े। वर्ड प्रॉब्लम दी भी होती है बेसिकली, और उसमें हमें इक्वेशन खुद से बनानी होती है, हम वो भी टैकल करेंगे। अब हम सबसे पहला जो बेसिक है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उसे टैकल करते हैं। उसके बाद फिर हम जंप मार के ज़ाहिर सी बात है या तो डिस्क्रीट पे आएंगे या फिर कंटिन्यूस पे आएंगे। कोशिश यही होगी कि दोनों के कम से कम एक सवाल कवर हो जाए इसी वीडियो के अंदर। सही, अब हमारे पास सवाल सॉल्व करने का 3.5 है। 3.5 का सवाल ये है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ c so that each of the following functions can serve as a probability distribution of the discrete random variable x। तो हमें x एक वेरिएबल दे दिया, इसकी वैल्यू डिफाइन की हुई है कि अभी हम पार्ट ए सॉल्व करें। पार्ट ए के अंदर हमारे पास x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, तो यानी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 दफ़ा सॉल्व होगा। सही है, फिर हमें एक इक्वेशन दी हुई है f of x जिसके अंदर c हमारा एक वेरिएबल है जो एक वेरिएबल के तौर पर ट्रीट होगा। अब इसको करने के दो तरीक़े हैं। ये बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल है, मुश्किल चांस है पेपर में 2 नंबर का सकता है, कॉन्सेप्ट के लिए ये, लेकिन इसको करने के दो तरीक़े हैं। सबसे पहले कि थोड़ा मैनुअल तरीक़ा है, लंबा कर लें, और दूसरा तरीक़ा है ये है कि हम कॉमन ले लें पहले, उसके हिसाब से हम इसके ऊपर शॉर्ट चीज़ें अप्लाई करें जिससे हमारे पास एक ही फॉर्मूले से आंसर निकल जाए और बार बार वर्किंग करके प्लस माइनस नहीं करना पड़े। सबसे पहले मैनुअल तरीक़े से करते हैं, थोड़ा लंबा है। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं 0, 1, 2, 3। तो अगर पहले वाले के हम लिख दें कि फॉर x0, यहाँ पे पूरी वही इक्वेशन है, प्लेट मैंने कॉपी की हुई है, बस x की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे c × 4, 4c। फॉर x1, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5c। फॉर x इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 8c। फॉर x इक्वल्स टू 3, सही है, 3 का 9 होता है 13c। हमने इन चारों के आंसर्स निकाल लिए। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। इनको हम प्लस करेंगे तो होगा 4 + 5 9c, 9 + 8 17c, 17 + 13 30c। तो इन सब का सम लेंगे, इसका हमारा 30c आंसर आएगा। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का ये होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, तो अगर हम c की वैल्यू हासिल करना चाहते हैं तो हम इसको 1 के इक्वल रख के c की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास 30c जो है, 30c को हमने 1 के इक्वल रखा, c = 1/30।
1/30। अब तुम लोग इसको फ्रैक्शन के तौर पे डील कर लो या फिर इसको पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लो, मर्जी है। हमारे पास सी की जो वैल्यू निकल गई है, इसे हम लोग जो हमारे आंसर्स आए थे इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं सब्स्टिट्यूट करना शुरू करता हूँ और फिर इसका टेबल बना लेंगे हम लोग। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/30 हमारे पास आता है 0.13। सही है। अब इसका टेबल इस तरीके से है कि हमने x की वैल्यू लिख दी कि जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे फॉर x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, वही हमने एक x का कॉलम बनाया, उसके अंदर 0, 1, 2, 3 जो भी उसकी वैल्यूज़ आएंगी वो लिखेंगे, और फिर एक फंक्शन का बनेगा जिधर हम रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे f(0), f(1), f(2), इसका एक बनेगा। अब यहाँ पे ये एक काम हम लोग कर सकते हैं कि पहले हम लोग 4c और ये सब कुछ लिख देते हैं और फिर c की वैल्यू निकलने के बाद में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मेरे लिए ज़्यादा आसान ये था कि मैं पहले कैलकुलेशंस कर लूँ, फिर आखिर में डायरेक्ट जो वैल्यूज़ आ रही होंगी उसके हिसाब से ही सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करूँ। सही है। अब 4c है तो 4 और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, c की वैल्यू 1/30 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/30 0.13 होता है। f(1) के ऊपर हमारे पास आया था 5c, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/30 हमारे पास 0.16 होता है। फॉर x ऑफ 2 8c आया था हमारे पास, 8c हमारे पास होता है 0.26, और 3 में हमारे पास आया था 13c, 13c हमारे पास 0.43 होता है। सही है, ये हो गया। तो इससे हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम लोग इसके पार्ट बी के ऊपर मूव करें, पार्ट बी के अंदर हमें इक्वेशन जो है वो थोड़ी अलग सी दी हुई है। हमें देख रहे हैं कि सी फिर ऊपर 2 और नीचे x। अब इस तरीके से जो लिखा हुआ है ये हमारा कॉम्बिनेशन का तरीका है। सही है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, बीच में सी, और फिर बाद में जो भी नीचे वैल्यू लिखी हुई है। गुड। हाँ, उससे पहले मैं पार्ट ए का आसान तरीका करा देता हूँ। पार्ट ए के अंदर ये था कि हमारे पास इक्वेशन सेम रहनी थी और हमारे पास सिर्फ जो वैल्यूज़ थी वो चेंज होती थी। तो इसके अंदर हम ये कर सकते थे कि हमें पता है कि ये इक्वेशन हमें 4 दफ़ा लिखनी है और आखिर में प्लस करनी ही पड़ेंगी सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इसका समेशन ले सकते हैं। इसके अंदर अगर हम सब चारों के अंदर सी को एक कह दो कॉमन ले लें और फिर वाकई में बॉयलर प्लेट लगा दें कि यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमारे पास सी और अंदर में 30 बच जाएगा। तो बस 30c यहाँ से आंसर आ जाएगा, ना कि हमें पूरी इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़े। और फिर इसको 1 की इक्वल रख के हम c की वैल्यू 1/30 फ़ौरन से निकाल सकेंगे। सवाल में हमसे सिर्फ c की वैल्यू निकालने कहा हुआ था। सही है। और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे ही बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर क्या है, इक्वेशन लिखो और सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर वैल्यू सही निकल गई है तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आसान होते हैं। हमारा पार्ट बी जो है, पार्ट बी के अंदर वही मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन वाले ये बात आ रही है बीच में। कॉम्बिनेशन के अंदर बेसिकली ये होगा, इधर भी हम लोग प्लस कराएंगे लेकिन इधर हम लोग सी को कॉमन ले लेते हैं शुरू में। अगर मैं सी को यहाँ पे कॉमन लूँ, ये मैं शॉर्टकट तरीके से करा रहा हूँ। मुझे पता है कि 2 पहले एक्स की वैल्यू मैंने 0 ली और फिर 3 माइनस 0 प्लस, अब x की वैल्यू 1 लेनी है, 2 1 3 माइनस 1 प्लस 2 2 और 3 माइनस 2। सही है। ये इस नोटेशन के अंदर आ गया। मैं सिर्फ पहले वाले ब्रैकेट को इस तरीके से करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर में हमें किस तरीके से पुट करना है। ये बन जाएगा 2c0
पहले इसकी वैल्यू निकाल लेना और फिर इधर से निकाल लेना 3C3, सही है। और अगर अलग अलग से नहीं निकालना तो फिर ब्रैकेट्स लगाना और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। पूरी एक ही दफ़ा में भी निकाली जा सकती है। मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको 3 पार्ट के अंदर करके निकालो, कि एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, ताकि फिर चांसेस ऑफ एरर अगर हों तो हम उसे रेक्टिफाई कर सकें। अब इन सब की जो वैल्यू निकल के आती है वो है, इसकी वैल्यू पहले 1 और 1 आ जाता है, फिर 2 3 और फिर 1 3। इनको नीचे हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 + 6 + 3 इसे 10C आ जाता है। 10C को हम 1 के इक्वल रखते हैं क्योंकि 1 होता है 100% प्रोबेबिलिटी का चांस। उधर से ही हम फाइंड आउट करते हैं अक्सर वेरिएबल्स। 10C = 1 करेंगे, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा तो 1/10 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, जैसे यहाँ पे x का होता है और यहाँ पे f(x) का। 3 नंबर के लिए इतना काम करना पड़ेगा और ये आसान सवाल था। होप के समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मुश्किल है उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है।